आप श्री रामनेवल वर्मा जी ग्राम महांतिनपुरा के निवासी हैं। समयसा आपको हमारी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। तो महोदय, आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका ज़िले में, मंडल में, राज्य में और भी कई प्रदेशों में जानी मानी ख्याति आप प्राप्त किए हैं समाज सेवा के रूप में। जी, तो मैं रामनेवल वर्मा ग्राम सभा समयसा का रहने वाला हूँ। ब्लॉक पूरा, थाना महाराजगंज, जिला अयोध्या। मैं एक साधारण किसान परिवार से मिलान करता हूँ। हमारे पिताजी श्री रामराज वर्मा, माता जी का नाम सुमित्रा देवी जी, और एक सिस्टर है। हम 4 मेंबर हम हैं। हमारे भी एक छोटा सा परिवार था। बीवी थे, 2 बच्चे थे। बीवी का नाम मालती देवी था। जी, लड़के आशीष चौधरी, जी, बड़े का नाम है, छोटे का नाम अक्षय कुमार वर्मा है। दोनों के जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई तक जो है अपना जो गार्जियनशिप का जो अपनी एक लाइबिलिटी होती है हमने पूरा किया। आज उसी का परिणाम है जो कि एक पायलट जी ग्रुप एक संस्था है, उसमें जो है फैक्ट्री है। पहले गुजरात में था, गुजरात से जो है इस समय साउथ अफ्रीका, इथियोपिया में कार्यरत है। जी, मैनेजर प्लस इलेक्ट्रिक इंजीनियर के पद पर है। छोटा जो है गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल में DMLC का कोर्स किया था, मेडिकल में है। दोनों अच्छे खासे ढंग पे शिफ्ट हुए हैं। सबसे बड़ी खुशी यही है, कम से कम आज के इस परिवेश में जो है एक रोजगार की दिशा में शिफ्ट हुए हैं। सबसे बड़ी यही खुशी है। एक चीज़ सुनने में और भी आया था आपसे कि आपने समाज सेवा में इतना ज़्यादा लीन हो गए थे, कहीं उस प्रदेश, कहीं उस प्रदेश, कहीं उस जिला। इसी के कारण थोड़ा सा आपके परिवार में थोड़ा सा असमंजस हो गया था। क्या यह सही है? असमंजस मतलब देखो, कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब आप या तो सोशल वर्कर में ना रहो जी, तब तो ठीक है, अपनी खेती की रिश्ते से मस्त रहो तो अलग की बात होती है। लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस में कहीं निकलते हैं तो आपका दायरा धीरे धीरे बढ़ जाता है। और जब दायरा बढ़ जाता है तो उसमें आप जाहिर सी बात है, समय से कहीं नुकसान है, कहीं फ़ायदा है, कहीं देर है, कहीं सवेर है। आपको बाहर अगर निकल रहे हैं तो बाहर का आपको जो है अपने आप को जो है मेंटेन करने में समय भी लगता है, नुकसान भी होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। जब हम प्लस माइनस देखेंगे तो हम पब्लिक प्लेस पे या सोशल वर्कर में कुछ नहीं कर सकते ना। तो सर, आपकी थोड़ा शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बताएंगे? शिक्षा तो हमारी, जैसे देखो, माँ बाप तो अशिक्षित थे। जी, उनकी अपनी जो है जहाँ तक इच्छा थी उस समय, जब हम 87-86 में जब हमने इंटर पास किया जी, तब उस समय का समय दूसरा था। दूसरी बात यह थी कि मैं घर का अकेला तनहा आदमी था, तो हमने कहा चलो माँ बाप के साथ खेती गृहस्थी में अपना हाथ बटाते रहें। तो इसलिए बहुत बड़ी जो है शिक्षा का जो है अर्जन नहीं हो पाया। माना जाए 86-87 की बात की है तो आपने उस समय इंटर थे, तो उस समय बहुत महत्व होता था, हाई स्कूल का बिल्कुल बहुत बिल्कुल महत्व होता बिल्कुल था। बिल्कुल। फिर आप क्यों जॉब के चक्कर में या सरकारी नौकरी के चक्कर में? नहीं नहीं, उस समय जब हमने काफ़ी प्रयास किया हमने, तो जी, उस समय अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम। पहले जब इंटर से BTC होता था तो जी, उसमें जो है हमें अगर देखा जाए तो अपने ग्राम सभा का मैं अकेला बैकवर्ड में था, जी, बाकी 3 फॉरवर्ड हमारे साथ थे। जी, उस समय जो है सेंटर बढ़िया, यहाँ क्या कहते हैं, महाराजा में गया था। जी, सुधांशु मिश्रा उसमें जो है प्रिंसिपल हुआ करते थे। जी, पहली बार हमने कंपटीशन में बैठा था। जी, उस समय 3 साल से बेधड़ BTC का बोर्ड था। जी, बस इतने तक जानकारी नहीं थी, नहीं तो उसमें जो है हमारे साथ के कई लोग जो है आज सर्विस में हैं। जी, जी। हाँ। तो आप जो है समाज सेवा, ये देश भावना, देश प्रेम कैसे आपके मन में जागी? मन में आया, जैसे देखो, एक हम लोग जब इस क्षेत्र में उतरे जी, तो पहले तो मैं पटेल परगना समिति में रहा। जी, वहीं से हमारी जो है अपनी एक पहचान शुरू हुई। जी,
फिर हमने कहा जब समय दे ही रहे हैं तो कुछ ऊंचा काम किया जाए। जी। तो यहाँ सरदार पटेल प्रगत समिति के नाम से जो है एक संस्था स्थापित की गई, उसमें सरदार पटेल की मूर्ति लगी है, खाद भवन भी स्थापित है, जी। तो उसमें काफ़ी योगदान करना पड़ा। जी। और वहीं से हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई। हम इनके ऐसे महापुरुष के बारे में बहुत डिटेल्स से अगर हम जानकारी नहीं रखेंगे, तो मान लो कहीं हमें माइक पर कहीं अपनी बात शेयर करना पड़ा तो मैं क्या करूँगा। तो इसके लिए फिर हमें जो है अपना ज़िला, फिर प्रदेश, फिर अदर प्रदेश जो है जाना पड़ा। तो ये पटेल प्रगति समिति की आपने बात की, तो ये इसका जो मेन उद्देश्य है सरदार पटेल के उनके दिशा निर्देशों पर चलना और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी वो मार्ग देना, तो आपने इसमें काम किया। अच्छा, इसके बाद आपने KKS किसान कल्याण समिति में भी आपकी चर्चा रही, आप उसमें भी काम किए, तो उसमें क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ, ऐसा है, देखिए जब जब हम एक ही लाइन पर चल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जैसे हमें 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर के रेंज में हम काहे ना जो है अपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने नात रिश्तेदार के जो घर पड़ता है, हम क्यों ना सबके घर जाए। जो हमें उस क्षेत्र में निकलना है तो हमें पटेल प्रगत समिति हुआ, कल्याण किसान कल्याण समिति हुआ, या आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर हमने जो है अभी उसको बाद में बताएंगे, तो हमें काफ़ी इसके थ्रू हमें काफ़ी बाहर जाने का, लोगों के बीच में मिलने जुलने का, बात करने का काफ़ी हमें जो है इसमें सुविधा मिली, मौका मिला। उसके थ्रू जो है हम अपने जो है अपने हिसाब से हर जगह जाने के। जी। अच्छा, तो सर आप ये बताइए हमें, इसके बाद आपने काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे। इसके पहले आप लोगों ने दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उसमें ऐसा था कि हम 2012 में इसी पटेल प्रगत समिति की देन है, 4 सदस्यीय टीम थी हमारी। एक अखंड भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाशानंद महाराज थे, हमारे क्राइम ब्रांच के यशोजी प्रभारी कल्पनाथ वर्मा जी थे, अमरनाथ वर्मा एक वकील हैं वो भी थे, हम थे। 4 आदमी की टीम जो है ऐसे बैठा गया। फिर ये कहा कि सरदार पटेल के बारे में कुछ जानकारी अगर लेना है, तो हमने 2012 में जो है फिर हमने गुजरात की यात्रा शुरू की। फिर गुजरात की यात्रा में हम वहाँ उनके ननिहाल गए। ननिहाल जाने के बाद उनका पूरा वहाँ देखे। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ननिहाल गए थे। फिर उसके बाद हमने करमसद गए, उनका जहाँ पैतृक स्थान अपना है, उनका मेमोरियल जहाँ अपना बना है बाकायदे, वहाँ पे वहाँ भी गए। वहाँ से फिर हम लोग जो है सीधा राजकोट गए। राजकोट में फिर वहाँ उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे केशव भाई पटेल जी, उनकी चुनावी यात्रा थी उस समय। उसमें काफ़ी मंत्रियों से, उनसे भी हमारी चुनाव पीरियड में मुलाकात हुई, उनके निवास भी गए थे। फिर हमने सोमनाथ मंदिर तक, मैंने कहने मतलब कि जहाँ से उनसे संबंधित जितने प्रतिष्ठान थे हमने हर जगह भ्रमण चारों टीम के साथ किया। तो वहाँ से आपको कुछ मिला? हाँ, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने ये माना, अगर खास करके अगर पटेल समाज के लोग जिससे प्रभावित होंगे, तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम अगर देखा जाए तो इस सब जिस कौम में पैदा हुए हैं, जिस समाज में कोरमी वंश में, अगर देखा जाए तो वास्तव में अगर कुछ सीखना है तो हमें गुजरात और बड़े बड़े प्रांत में जा कर के ही हमें कुछ सीख मिलेगा। हम बहुत अभी अपने आप को बहुत सीमित एरिया में अपने आप को महसूस करते हैं। नहीं, आप अपने को महसूस करते हैं, ये आपकी बड़प्पन है। आपकी जो चर्चाएं ख्यातियाँ हैं बहुत दूर दूर तक अभी भी व्याप्त, केवल आपका नाम ले लिया जाए तो लोग भी जानते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो आपने जो दिल्ली में रैली वगैरह किया था, कुछ उसके बारे में बताएं। हाँ, उसमें जब वहाँ गए सरदार पटेल के वहाँ जब उनका पूरा प्रतिष्ठान घूम लिए हर जगह, तो हमें लगा कि इतना महत्वपूर्ण, इतना देश के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति आज उसको जो है हमारे देश में उसका कोई महत्व नहीं है, कहीं उसका जो है कहीं कोई पहचान, धीरे धीरे इतिहास हमारा जो है समाज भूल रहा है ना, भूल रहा है। तो उसको हमने कहा कि हमेशा ये सबके संज्ञान में रहे, जानकारी में रहे। इसलिए हम लोग को जो है एक कार्यक्रम जो है आंदोलन के स्वरूप करना पड़ा। तो उसमें हमने जो है सरदार पटेल
कि समाधि स्थल की जगह की मांग के लिए जी जी हमने जो है एक रजिस्टर्ड जो है ऑल इंडिया ट्रस्ट के रूप में अखंड भारत एकता मिशन के नाम से जी हमने ट्रस्ट बनवाया। उसमें राष्ट्रीय सचिव भी पद पर हूँ। जी। अभी आपने जैसे कहा अखंड भारत एकता मिशन में आप राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं, तो उसी के तहत आप जो है दिल्ली में सभाएं किए थे, तो सभाओं का क्या रिस्पांस रहा कुछ? हमने जब 2012 से गुजरात से वापस आया, जी फिर एक जुनून पैदा हुआ जी कि क्यों ना जो है जब कर ही रहे हैं तो कोई राष्ट्रीय स्तर पर जो है कोई कार्यक्रम किया जाए, जिससे हमारे पूरे भारत का, पूरे देश का, पूरे दुनिया का और सभी समाज का जो है भला हो। इसलिए हमने जो है एक मुहिम जारी किया। हमने सोचा सरदार पटेल ऐसे महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए काम किया है कि शायद वो भी शासन सत्ता में रहते हुए चाहे प्रधानमंत्री क्यों न रहा हो, लेकिन वो काम करना असंभव था। उन्होंने जितना काम किया गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, उतना कोई अगर वो वास्तव में डायरेक्ट प्रधानमंत्री भी अगर कोई होता तो ना कर पाते। जी जी, आप सही कह रहे हैं। 365 रियासतों का 565 रियासतों का जो है उन्होंने एकीकरण किया। जी आज जी एक ही सबक मैं दुनिया को या देश को, अपने देशवासियों को देना चाहता हूँ कि एक ही समस्या कश्मीर की है। जी आवाज़ 70-75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, जी आज वो समस्या हल नहीं हो पाई। काश अगर सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर अगर मान गए होते, जी मान गए थे इसलिए छोड़ दिए थे वो मुद्दा, और शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर न इसमें छेड़खानी किए होते शायद वो भी मुक्त हो गया होता। जम्मू कश्मीर। हाँ, जी कश्मीर। जी जी लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा अपना पर्सनल मामला है, मैं इसको निपटाऊँ। तो इसको जो है इस मुहिम को लेकर हमने कहा सरदार पटेल को शांति वन में दिल्ली में जी सभी महापुरुषों का, सभी प्रधानमंत्री का, सबका, सारे नेताओं का वहाँ समाधि स्थल की जगह है। लेकिन सरदार पटेल इतना बड़ा काम करने के बावजूद उनका जो है दिल्ली में समाधि स्थल की जगह क्यों नहीं है। इसके लिए हमने 2013 में, 2014 में, 15 में हमने 3-4 जंतर मंतर पर आंदोलन, जी उनके पुण्यतिथि पर, उनके जन्म दिवस पर हमने जो है एक प्रण कर लिया कि अब जो है इस महापुरुष के लिए हमें कुछ करना है। हमारा वहाँ चैनल मीडिया, हमने कम से कम 10-20 लाख रुपए हमने खर्च किया, समाज से लेकर के, अपने जेब से या अलग जगह से मैनेज करके। काफ़ी संख्या में लोग हमारे थे भी। पटेल चौक पर हमने जो है जब जब वहाँ गया तब तक माल्यार्पण हमने कराया। एक समय की बात थी कि मनमोहन जी की सरकार थी, हमने वहाँ आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करने के बाद जब पटेल चौक पे हमने गया माल्यार्पण करने के लिए, देखा उनके प्रतिमा पर बहुत सारी धूल मिट्टी पड़ी थी। हमने तुरंत जो है मीडिया को बुलाकर एक ही हमने काम कहा कि बताओ ऐसे महापुरुष को जो है एक तो पटेल चौक पर स्थापित किया गया, और दूसरे आज उनके पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर जो है उनको जो है यहाँ तक नहीं हुआ कि एक टैंकर पानी से उनको नहला करके तभी उनको जो है माल्यार्पण किया जाए, ऐसा भी उपेक्षित किया जा रहा है। तो काफ़ी आंदोलन करने के बाद तब मोदी जी ने जो है जब 2014 में सरकार में आए तो उन्होंने जो है फिर सरदार पटेल के नाम से लोहा मांगा, मिट्टी मांगा, हाँ, और सब कुछ लेने देने के बाद उन्होंने फिर जा करके वो कार्यक्रम अपना गुजरात में नर्मदा सरोवर बांध पर जो है उनकी जो है प्रतिमा स्थापित की। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी का। आगे हमारा अभी भी सोच है कि प्रधानमंत्री से अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मौका मिलेगा फिर जाऊँगा, और ये भी कहूँगा कि जैसे आप सरदार सरोवर बांध पर उनकी प्रतिमा को स्थापित आपने किया, वैसे दिल्ली में आप अपने कार्यकाल में एक छोटी सी जगह दे करके उनकी भी स्थापित जो है समाधि स्थल की जगह होनी चाहिए। इसके लिए जो है मैं हमेशा पर पीएम कार्यालय में जा करके हमेशा जो है हमारा जो है प्रतिनिधि पहुँचती रहती है, निवेदन किया करता हूँ। देखो आगे क्या होता है। अब वो तो कहता है जैसे हम कर्तव्य करेंगे, हाँ, वो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो उसकी अपना वर्क करते रहो, बाकी कोई। आपकी बहुत अच्छी सोच है। आपने जो है सरदार पटेल महापुरुष जो केवल एक जाति के नहीं है, वो इस देश में, भारत में जितने भी धर्म हैं, जितने भी जाति हैं, सबके लिए बने हुए हैं और सबको समान अधिकार भी दिलवाए हैं। तो आप जिस दिशा में कार्यरत हैं, आपको बधाई देने के लिए शब्द नहीं हमारे पास। कि वर्तमान समय में जो हमारी नवयुवक पीढ़ी या जो लोग अभी भी अनजान हैं
उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भविष्य में इनके कदमों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या इनसे क्या प्रेरणा लिया जाए, इनसे क्या शिक्षा, तो कुछ और। पहले बात, जितने महापुरुष हमारे देश के थे सभी की मैं बात करता हूँ, जी उनके अंदर दो भावनाएं कभी नहीं थी जो आज हमारे देश में चल रहा है, एक जाति और एक धर्म। ये दोनों भावनाएं उनके अंदर नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो है निस्वार्थ भावना से देश के प्रति उन्होंने समर्पित होकर अपना इतिहास बनाया है। जी मैं यही आज अपने युवा पीढ़ी से, आने वाली पीढ़ियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि ज़िंदगी अगर मिली है, ज़िंदगी अगर मिली है तो हम तो एक ही चीज़ मानते हैं कि ना कोई जात है ना धर्म है, मानव समाज एक धर्म है, जी स्त्री पुरुष जो दो जातियां हैं, जी इसी में हम जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी में हैं। जो जिसके घर पैदा हो गया वही जाति है, और जात से कोई मतलब नहीं है। अगर हम जात को लेकर के एक स्लोगन आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई कहता हिंदू धर्म खतरे में है, जी कोई कहता मुस्लिम धर्म खतरे में है, और मैं कहता हूँ यारो जाति धर्म के चक्कर में हिंदुस्तान खतरे में है। आज देश की जो है जो स्थिति चल रही है कि हम जात के नाम पर बांटे जा रहे हैं, धर्म के नाम पर बांटे जा रहे हैं। मैं किसी का जो है किसी के काम नहीं आ पा रहे हैं, किसी के सुख दुख में हम साथी नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा जन्म लेने का इस दुनिया में आने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं मानता हूँ मैं। कि आप इतनी बड़ी सोच रखकर और इतने बड़े कार्यक्रम करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बनाकर आप अभी भी यहीं अपने गांव में ही कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, या अब आप कभी देखा जाए तो ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचे तो बंगला गाड़ी सब ऐसो आराम से रह रहे, तो आप ऐसा क्यों नहीं किए? देखिए, हमारा जो है पहली बात तो मूल सिद्धांत ये है कि हमने दो चीज़ कभी नहीं ध्यान दिया। जी एक गलत पैसा कमाना जी और गलत लोगों के बीच में रहना, जी दो चीज़ हमने नहीं पसंद किया, इसलिए मैं जहाँ का तहाँ रह गया हूँ ना। काफ़ी ऑफर मिले, उद्योगपति के बीच में बैठने का मौका मिला, जी पार्लियामेंट सांसद विधायकों के बीच में बैठने का मौका मिला। जी यहाँ के जब मैं जहाँ जिससे चाहता था वहाँ से उसने जो है मुलाकात भी कर लेता था। जी हमें कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं रहती थी। जी हम कहीं किसी के बाउंडेशन में नहीं रहे, बशर्ते हम अपने मकसद से जब तक कामयाब जब तक नहीं हुए जी तब तक चलते फिरे। जी और उसके बाद जब हमने देखा कि हमारे बैकडोर में सपोर्ट करने वाला जो है नहीं जी बैकडोर से रहा, तो मैं अपने आप को ये समझा कि चलो अपने आप हमारी कोई विषम परिस्थिति ऐसी हो गई, पारिवारिक मामला कि माँ बाप को देख करके उनका अब साथ छोड़ना मुश्किल है, इसलिए मैं अब चाह रहा हूँ जो सोशल मीडिया के थ्रू जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगा। बाकी जो है अपने माँ बाप के साथ जो है उनकी सेवा, उनके जो है साथ रहने में ज़्यादा अपने आप को बेहतर समझता हूँ। यही हमारा चारों धाम है, यही हमारे जो है पूज्य परमेश्वर भगवान सब कुछ मानता हूँ। जी बहुत बढ़िया विचार आपके। आपने जैसे कहा कि ईमानदारी का आपने परिचय दिया, और वैसे भी अगर कहा जाए एक शब्द में कि जो सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं उनको हमेशा ज़िंदगी में दुख ही उठाना पड़ता है। ये दुख देखो उसका एक कारण है, जी आज तक कहीं भी हम थोड़ा सा चाहे उसको नास्तिक मानो या कोई भी मानो, मैं मंदिर में जाता हूँ, आस्था भी रखता हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं एक चीज़ से हमें घृणा ये होती है कि हम ये देखते हैं कि आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि सिवाय भगवान जब मंदिर में पहुंचता है 10 रुपये मिठाई चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया, उसके बाद मांगता हूँ हमें सुख सुख दीजिए। जी अरे भाई, सबको सुख मिलेगा, दुख किसको मिलेगा? जी आज तक किसी ने दुख मांगा नहीं, जी जबकि दोनों सिक्के के पहलू हैं। जी अगर सुख आएगा तो तो दुख दुख भी निश्चित आएगा। मिलेगा, जी और अगर दुख आपके पास है तो एक दिन सुख आपको जरूर आएगा। ये निरंतर ये सबकी जो है ये परंपरा है, जी हैं? इससे कोई अछूता नहीं है। रही बात है कि जब हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, सुख का दिन आता है, तो उसमें हम जो है दूसरे के ईर्षा द्वेष में, दूसरे के जो है ईर्षा कपट चोरी बेईमानी में मस्त हो जाते हैं, इसलिए हमारा सुख का जीवन उसी में बीत जाता है। और जब दुख हमारे ऊपर पड़ता है तो मैं उसी में निराश असहाय हो जाता हूँ। अरे भगवान, मेरे ऊपर इतनी बड़ी पहाड़ पड़ गया है कि मैं जो है किसी से कहने हैं, जी तो मैं कहता हूँ उसको महसूस करो ना। जी वो जो सुख का समय उसको कहीं किसी के काम आ जाए, ज़्यादा ठीक है। मैं अपने समय में जो है कम से कम नहीं कुछ कर पाया हूँ इस सोशल वर्कर के थ्रू, तो हमने कम से कम 20 लोगों को जो है लड़कों को आज हम
डिप्लोमा दिला करके मेडिकल में कम से कम 20 लोगों को रोजगार के क्षेत्र में किया हूँ। आज प्राइवेट सेक्टर में जो है कमा खा रहे हैं, रोजी रोजगार कम से कम इतने खुश है, कम से हमारे थ्रू अगर किसी को मिल गया 2 रोटी कमा रहा है, जी 10 पैसा तो हमें हमारा क्या जा रहा है। जी हमारा यही है, मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने लिए तो जानवर भी पेट पाल लेता है, जी लेकिन दूसरे के लिए अगर नहीं आदमी कुछ करता है तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।